सभी साथियों को नव बुधाई और जय भीम। मित्रों, आप देख रहे हैं इस्माइल बुद्धा यूट्यूब चैनल और आज हम चर्चा करेंगे कोलिशन गवर्नमेंट, गठबंधन की सरकारें। भारत के अंदर गठबंधन की सरकार बनना कोई नई बात नहीं है। 90 के दशक में और 2010-2013 तक लगभग हमने गठबंधन की सरकारों का शासन देखा। मनमोहन सिंह की जो सरकार थी, उन्होंने 10 साल तक शासन किया और बहुत अच्छा शासन व्यवस्था दी। देश ने बड़ी ऊंचाइयों को छुआ, देश ने बहुत अच्छी तरक्की की और उसके बाद 10 साल पूर्ण बहुमत की सरकार भारतीय जनता पार्टी, आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी प्रधानमंत्री रहे और उन्होंने बहुत ही कुशलता के साथ अपने 10 साल का कार्यकाल पूरा किया। इससे पहले यदि हम देखें, अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार गठबंधन में रही। उसके पहले वीपी सिंह, उसके पहले मोरारजी देसाई भी रहे और इंद्र कुमार गुजराल, चंद्रशेखर राव साहब, ऐसे कई प्रधानमंत्री हमने देखे जो गठबंधन की सरकार में रहे। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि पहली बार ऐसा नहीं हो रहा है कि देश में गठबंधन की सरकार बनने जा रही है, क्योंकि सरकार बनाने के लोकसभा के अंदर जो 545 सदस्य हैं और उसके अंदर 543 सदस्यों का निर्वाचन जनता के द्वारा किया जाता है और किसी भी दल को सरकार बनाने के लिए 272 का आंकड़ा पार करना अनिवार्य है। यदि वो इस आंकड़े को पार नहीं कर पाता है तो वो सरकार नहीं बना सकते। और वर्तमान चुनाव की जो परिणाम की परिदृश्य हम देख रहे हैं, उसके अंदर कोई भी दल इस स्थिति में नहीं है कि वो सरकार अपने बल पर अकेले बना सके। उसे दूसरे दलों की सहायता की आवश्यकता पड़ेगी ही सही। अब दो प्रकार के गठबंधन होते हैं, प्री पोल अलायंस होते हैं और पोस्ट पोल अलायंस होते हैं। मतलब चुनाव में जाने से पहले आपने किन दलों के साथ एक संगठन बनाया है, जिसे एनडीए कहा गया है, और एक को इंडिया कहा गया है। दोनों के पास अनेक दल थे। अब उनमें से कौन सा दल पूर्ण बहुमत को प्राप्त कर जाता है? एनडीए के पास बहुमत दिखाई दे रहा है, लेकिन केवल बीजेपी अपने बल पर 272 का आंकड़ा पार नहीं कर पा रही है। इसी कारण से उन्हें अपने सहयोगियों को अपने साथ में बनाए रखना अनिवार्य हो गया है। और इसके अंदर सबसे बड़ी बात यह है कि जो पावर एक पूर्ण बहुमत की सरकार में, जो अपनी ही पार्टी के बल पर सरकार का पूरा आंकड़ा होता है, वो ताकत, वो शक्ति अनेक भागों में बढ़ जाती है। क्योंकि जितने भी दल आपके साथ शामिल होंगे वो निश्चित रूप से अपने हिस्से की ताकत के अनुसार बड़े बड़े विभाग, बड़े बड़े पद प्राप्त करने की लालसा रखते हैं और उन्हें ये पता है कि उनके बिना सहयोग की सरकार नहीं चल सकती है। तो कई बार ऐसा होता है कि अनावश्यक दबाव भी सरकार को झेलना पड़ता है। कहने का तात्पर्य है, अब दोनों ही दल, एनडीए और इंडिया, दोनों ही प्रयास कर रहे हैं कि वो जादुई आंकड़ा 272 का वो प्राप्त कर सकें और राष्ट्रपति के पास अपना आवेदन दे सकें। अब राष्ट्रपति को तय करना है कि दोनों में से कौन सा दल बहुमत को प्राप्त कर सकता है। उसे एक निश्चित समय दिया जाएगा और उस निश्चित समय में उन्हें बहुमत लोकसभा के सदन में पटल पर रखना होगा, पारित कराना होगा। अगर नहीं करा पाते हैं तो निश्चित रूप से उन्हें अपना त्याग पत्र देना होगा और दूसरे जो दल हैं, जो संगठन हैं, उसे आमंत्रित किया जाएगा। क्योंकि ऐसा 98 में हो चुका है और हमने ये देखा है कि अटल बिहारी वाजपेयी जी के पास बहुमत नहीं था
उन्होंने अपने छोटे छोटे दलों को अपने साथ लाए और एनडीए का गठन किया। और एनडीए ने अपना प्रस्ताव राष्ट्रपति को रखा और उन्होंने 13 दिन का समय अटल जी को दिया। और अटल जी 13वें दिन तक अपना बहुमत साबित नहीं कर पाए और उन्होंने अपने अंतिम भाषण के अंदर सदन में इस बात को स्वीकार भी किया। उसके पश्चात मतदान करवाया गया और मत विभाजन में एक वोट से पीछे रह गई। अटल जी को एक वोट कम प्राप्त हुआ, 271 उनका आंकड़ा पहुंचा। तो तत्काल उन्होंने अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को दिया और यूपीए सरकार को आमंत्रित राष्ट्रपति के द्वारा किया गया और दूसरी सरकार बनी। तो कहने का तात्पर्य यह है कि वो गठबंधन की सरकार के अपने लाभ हैं, अपने महत्व हैं, अपनी उपयोगिता हैं और पूर्ण बहुमत की सरकार का अपना एक महत्व है। जैसा कि 10 साल से आदरणीय नरेंद्र भाई जी मोदी जो प्रधानमंत्री थे, उन्होंने अपना 10 साल का कार्यकाल बहुत मजबूती से चलाया। उन्होंने मजबूत से मजबूत निर्णय लिए, धारा 356 हटाया और कोरोना में बहुत ही अच्छे कार्य किए जिससे कि देश को बचाया जा सका। या कई विकास के विदेश संधियों के दौरान, विदेशी व्यापार के दौरान पड़ोसी देशों के साथ जो संबंध स्थापित किए जाते हैं उनमें आप मजबूत निर्णय ले सकते हैं। चाहे कोई संवैधानिक संशोधन भी यदि करना पड़े तो आपको किसी दूसरी पार्टी या सहयोगी दलों के ऊपर निर्भर रहने की आवश्यकता नहीं होती है। पूर्ण बहुमत की सरकार में ये लाभ होते हैं। इमरजेंसी सिचुएशन यदि हो जाती हैं, चाहे युद्ध हो जाएं या आपातकालीन स्थिति बन जाएं, वित्तीय आपात की स्थिति आ जाएं, तो उस स्थिति में भी सरकारें बहुत जल्दी और स्ट्रिक्ट कठोर निर्णय ले सकती हैं। ये पूर्ण बहुमत की सरकारों के लाभ हैं। लेकिन जब परिस्थितियाँ ऐसी नहीं बन पाती हैं तो कोलिशन गवर्नमेंट चलानी पड़ती है और ये भारत का इतिहास रहा है। और सफल संचालन करने वाले नेता भी रहे आदरणीय मनमोहन सिंह जी, जिन्होंने 10 साल तक कोलिशन गवर्नमेंट गठबंधन की सरकार को चलाया और भारत को बड़ी ऊंचाइयों तक पहुंचाया। उनके दौरान परमाणु संधियां हुई और कई अनेक डिसीजन यूएनओ के द्वारा लिए गए, व्यापार के संदर्भ में लिए गए या नई से नई ऊंचाइयों को छूने का प्रयास किया गया। तो ऐसा नहीं है कि गठबंधन की सरकारें सफल नहीं होती हैं, बिल्कुल निश्चित रूप से होती हैं, लेकिन उसका स्थायित्व अपने सहयोगी के ऊपर निर्भर करता है। और कई बार सहयोगी को ये पता होता है कि उनके बिना सहयोग के सरकार अपना काम नहीं कर सकती हैं, तो अनावश्यक रूप से उस पर सरकार पर दबाव बनाया जाता है। उनके द्वारा अपनी स्थिति को देखते हुए, महत्व को देखते हुए बड़े बड़े पद प्राप्त करने का प्रयास किया जाता है। महत्वपूर्ण जो जिम्मेदारी के पद होते हैं मंत्रिमंडल में, उन्हें लेने का प्रयास किया जाता है। सरकार जब भी कोई बड़ा परिवर्तन चाहती हैं, चाहे संवैधानिक परिवर्तन हो या आर्थिक परिवर्तन हो या विदेश नीति में कोई परिवर्तन करना हो, तो उन्हें अपने सहयोगी जो दल हैं उनको साथ में लेना अनिवार्य होता है, क्योंकि उनके बिना मतदान के, बिना समर्थन के कोई भी विधेयक संसद में पारित नहीं हो सकता है। और एक बात बिल्कुल तय है कि जितनी विचारधाराओं की पार्टियां साथ आती हैं उसमें उतने ही अधिक मतभेद होते हैं और सभी दलों को संतुष्ट करना किसी भी व्यक्ति के लिए असंभव होता है। तो इसमें कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत सरकारें अपना काम करती हैं। ऐसे कार्य करती हैं जिसमें किसी भी सहयोगी दलों को आपत्ति न हो। यदि किसी भी कानून को बदलना हो या कोई नया विधेयक लाना हो और सहयोगी दलों में से एक भी व्यक्ति उसका विरोध कर रहा हो, तो सरकार को उस विधेयक को वापस ड्रॉप करना होता है। ये थोड़ा सा इसमें नुकसान हम समझ सकते हैं।
अब 1 या 2 दिन के अंदर दोनों जो संगठन हैं, जो दल हैं, एनडीए और यूपीए, जैसे कि इंडिया के नाम से जाना जा गया है, तो दोनों अपने अपने प्रस्ताव लेकर राष्ट्रपति के पास पहुंचेंगे और राष्ट्रपति जिसे भी उपयुक्त मानेंगे उन्हें एक मौका देंगे सदन के अंदर बहुमत को स्थापित करने का। और यदि वो उस निश्चित समय में अपना बहुमत साबित करने में कामयाब हो जाते हैं तो वो स्थायी सरकार बनाने के हकदार होंगे। और यदि ऐसा नहीं हो पाता है तो दूसरे जो उम्मीदवार हैं उन्हें आमंत्रित किया जाएगा। इस प्रकार से इस बार जैसा दिखाई दे रहा है कि अब आगे जो है गठबंधन की सरकारें काम करेगी। अब गठबंधन की सरकार में यह अंदेशा हमेशा बना रहता है कि किस समय और किस विवाद के कारण कोई सहयोगी दल अपना समर्थन वापस ले ले, और किसी भी समय सरकार अल्पमत में आ सकती है। जैसे वर्तमान समय में हम देख रहे हैं कि टीडीपी, तेलुगु देशम पार्टी और जनता दल यूनाइटेड जेडीयू, ये 2 प्रमुख दलों विशेष भूमिका इस सरकार में निभाने वाले हैं। टीडीपी और जेडीयू के बिना समर्थन के कोई भी सरकार बनाने की स्थिति में नहीं है, चाहे वो एनडीए हो या इंडिया। दोनों ही दल जो हैं, दोनों ही समूह जो हैं, इन दोनों नेताओं की बिना सहमति, बिना समर्थन के सरकार बनाने की स्थिति में बिल्कुल नहीं है। इसलिए जेडीयू और टीडीपी के जो नेता हैं शरद पवार और चंद्रबाबू नायडू, इन दोनों को पूरे समय संतुष्ट रखना और इन्हें हर स्थिति में अपने साथ बनाए रखना सरकार के लिए बहुत बड़ा एक चैलेंज होगा। क्योंकि समय समय पर लोग अपनी पार्टियां बदल देते हैं, समर्थन बदल देते हैं, और यदि कभी ऐसी स्थिति आती है कि ये सरकार से समर्थन वापस लेकर यदि विपक्ष में चले जाते हैं तो वर्तमान सरकार जो होगी वो अल्पमत में आ जाएगी और उसे अपना त्यागपत्र देना होगा। ये एक दबाव सरकार के ऊपर हमेशा बना रहता है। लेकिन जो योग्य नेतृत्व यदि करता होते हैं, अच्छे राजनेता होते हैं, जिस प्रकार से मनमोहन सिंह ने चलाई कोalition गवर्नमेंट और कभी अल्पमत में नहीं आने दी, तो निश्चित रूप से अपनी सरकार को बनाए रखने में सफल हो जाते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा राजनीतिक दलों की विचारधाराओं को रखने का, विचारों को सदन के पटल पर रखने का अवसर इसमें प्राप्त होता है। कोई भी दल, इसका सबसे बड़ा लाभ यही है कि जब कोई भी दल को पूर्ण बहुमत नहीं होता है तो कोई भी दल अपनी तानाशाही नहीं कर सकता है। जनता के हितों से खिलवाड़ कोई नहीं कर सकता है, क्योंकि जब छोटे छोटे दल होते हैं यदि वो उनके समर्थन में आ जाते हैं तो निश्चित रूप से सरकार पर एक दबाव बनता है और सरकार एक मिनिमम प्रोग्राम के तहत ही कार्य कर पाती हैं, ऐसे मुद्दों को उठाती हैं जिस पर किसी को कोई आपत्ति न हो, कठोर निर्णयों से बचने का प्रयास करती हैं। तो भारत ही नहीं, विदेशों में भी अभी वर्तमान में जो चुनाव हुए हैं दक्षिणी अफ्रीका में, तो वहाँ पर भी गठबंधन की सरकार ने अपना कार्यभार संभाला है। तो हम आशा करते हैं कि जो भी सरकार बनेगी देश के हित में होगी, देश के विकास की बात करेगी, तरक्की की बात करेगी, देश की बेरोज़गारी को मिटाने का प्रयास करेगी, अच्छी शिक्षा उपलब्ध कराएंगी, लोगों को अच्छे रोज़गार उपलब्ध कराएगी, ऐसा हमारा मानना है। सभी को शुभकामनाएं हमारी कि जो भी पार्टी सत्ता में आए देश के हित और विकास को प्राथमिकता पर रखें और अपने शासन व्यवस्था को एक उत्कृष्ट तरीके से चलाएं, जो कि आने वाले समय में एक इतिहास बने। सभी को हमारी वाणी सुनने के लिए, बात को सुनने के लिए बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। आपको यदि हमारे विचार अच्छे लगे
तो कृपया इसे आगे शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।